हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से मैं एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। एंड मेरा सेटअप आ चुका है, प्रॉपर सेटअप का टूर भी आएगा, तो वीडियो डेली आने वाला है, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन मिस हो सकता है लेकिन डेली आएगा वीडियो, ठीक है, तेजी में आएगा। एंड चलो, ये नया चैनल है, यहाँ पर सपोर्ट दिखाओ एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंजॉय करो, बाय। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दूसरों को अपने से आगे जाता हुआ देखकर जले। तो अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम शौर्य है ना? जहाँ तक तुम्हारा नाम मुझे पता है, तुम्हारा नाम शौर्य ही है। और तुम अभी अभी 3 स्टार सिटी से 4 स्टार सिटी में एंटर करके आए थे, और तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो। ये कैसे? अगर टैलेंटेड हो तो क्या तुम मुझे ये शिप के बारे में अच्छे से बता सकते हो, मतलब इस शिप के बारे में? क्योंकि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं कर पाई हूँ। जिसिता शौर्य को देखते हुए कहती है, जो कि असल में डीमन गर्ल थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। डीमन गर्ल उसी रिसिता को देखते हुए कहती है, जिसके बाद वो लोग उस शिप के बारे में और भी अच्छे से जानते हैं। दूसरी तरफ देव, साहिद, कार्तिक वो सब एक जगह खड़े थे और मैग्रॉन और फ्लेयर को देख रहे थे। तुम लोग मुझे ये समझाने वाले हो या नहीं कि तुम लोग 3 स्टार सिटी से 4 स्टार सिटी आए तो हो, लेकिन तुम लोगों के पास इतनी ताकत कैसे है? वो देव, वो थोड़ा सुपीरियर लग रहा था, इसलिए वो उन दोनों से कहता। फ्लेयर वहाँ से मुड़ के चला जाता। आपको उसका एटीट्यूड को देख के यही लग रहा था कि वो उस टाइप का आदमी नहीं है जो कि दूसरे के बात का जवाब दे। एक्चुअली मैं 3 स्टार सिटी से आया हूँ अपने दोस्त के साथ। 3 स्टार सिटी में हमें एक प्राचीन गुफा मिली थी, जहाँ पर प्राचीन गुफा के अंदर हमें प्राचीन बीस्तों के नीरू को लिक्विड वगैरह मिल गए, जिससे हमारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो प्राचीन बीस्ट किस लेवल पे थे उस बारे में तो हमें भी नहीं पता, और ना ही हमने अपने लेवल को चेक किया। मतलब 3 स्टार सिटी में हम लोग अपने लेवल को चेक नहीं कर पाए। वहाँ पर कुछ एरर वगैरह आ रहे थे उस मशीन के ऊपर। तो मैग्रॉन देव को समझाते हुए कहता है, अगर 3 स्टार सिटी में नीरू को टेस्टिंग मशीन के ऊपर एरर लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारी ताकत 4 स्टार सिटी के हिसाब से मतलब बढ़ चुकी है। मतलब तुम 4 स्टार सिटी में आने लायक हो गए थे। लायक ही नहीं, मतलब यहाँ अच्छे से सेटल होने लायक भी बन गए हो। और जहाँ तक हमने तुम्हारी ताकत देखी, मतलब हो सकता है कि तुम्हारी ताकत ठीक है, कोई बात नहीं, धरती ग्रह पर जाके बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, और तुम्हारी ताकत भी वहीं जा चलेंगे। वो देव मैग्रॉन से कहता। जिसके बाद देव पे जाने के बाद शाहिद और कार्तिक मैग्रॉन के पास आते हैं। ये दोस्त, मतलब बच्चे, एक बात बताओ, तुम उड़ कैसे रहे थे? मतलब जहाँ तक मुझे पता है, उड़ने की ताकत हासिल करने के लिए हमें कम से कम 8 स्टार या फिर 9 स्टार सिटी जाना ही होता है। और वहाँ जाने के बाद भी अगर हम लोग टैलेंटेड नहीं हुए तो हमें उड़ने की ताकत नहीं मिलती है। मतलब उड़ना एक तरीके से आसान तो बिल्कुल नहीं। तो तुमने ऐसा कैसे किया? क्या तुम्हारे पास कोई खास बीस्ट है या फिर कोई खास स्किल? कार्तिक एक्साइटेड होते हुए उसी मैग्रॉन से कहता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं, मतलब ये मेरा सीक्रेट है और मैं ऐसे किसी को बता नहीं सकता हूँ, तो आई एम सॉरी। मैग्रॉन इतना कहता है। जिसके बाद शाहिद और कार्तिक वो दोनों थोड़े उदास दिखने लगते हैं। आपको वो यहाँ पर यही पता करने आए थे कि ये उड़ते कैसे हैं, लेकिन ये मैग्रॉन उन्हें कुछ बताने नहीं वाला था। ठीक है, जितना कम हो सके उतना कम इस स्किल का प्रैक्टिस करना, मतलब इस्तेमाल करना। जब तक तुम इस सिटी में ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाते तब तक इस स्किल का इस्तेमाल किसी के सामने मत करना, वरना अगर तुमसे कोई ताकतवर होगा, मतलब तुमसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई हुआ, तो तुमसे वो स्किल हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। इसलिए किसी भी सिटी में जाओ तो उस सिटी में सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के बाद ही इस स्किल का इस्तेमाल करना, वरना। वो कार्तिक और शाहिद मैग्रॉन को समझाते हुए कहते हैं, और मैग्रॉन भी उनकी बात समझ जाता है। जी, आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैग्रॉन भी उनकी बात मानते हुए अपने सर को हाँ मिलाता है। जिसके बाद अचानक से वहाँ से एक धमाका होता है। हम पे हमला हुआ है, डीमन गर्ल जोर से चिल्लाते हुए कहती है। और इस वक्त शिप के पीछे काफ़ी सारे शिप दिखाए जाते हैं। काफ़ी सारे नहीं, बल्कि वो गिनकर 4 शिप थे, और उस शिप के आगे एक रोबोट उड़ते हुए आ रहा था। अरे यार, ये सुप्रीम रोबोट पागल हो गया क्या? कैसे पीछे पड़ा हुआ है हमारे? शाहिद गुस्से में कहता है। जिसके बाद वो एक जेट पैक पहनता है और बाहर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हे शाहिद, क्या कर रहे हो? पागल मत बनो। अगर गलती से भी इस स्पेस में कहीं खो गए तो धरती ग्रह का लोकेशन भी हमें नहीं पता, समझे? हमें धरती से ये प्लैनेट वगैरह तो दिख जाते हैं किसी तारे की तरफ चमचमाते हुए, लेकिन हमारी धरती ग्रह बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए हम यहाँ से अपनी धरती ग्रह को किसी सितारे के रूप में ढूंढ नहीं सकते हैं, समझे? अगर हम लोग खो गए तो पक्का इस स्पेस में, अगर हम लोग खो गए तो पक्का हम लोग कभी अपनी धरती ग्रह वापस नहीं जा पाएंगे, चाहे हम लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो और कहीं भी ट्रैवल क्यों ना कर सकते हो। इस शिप के अंदर धरती ग्रह का लोकेशन है जो कि हमें धरती ग्रह ले जा रहा है, तो हमें अपने शिप को बचाना होगा बस। देव शाहिद को समझाते हुए कहता है, और शाहिद उसकी बात मानते हुए अपने सर को हाँ मिलाता है। दूसरी तरफ रिसिता वो जल्द से जल्द एक जगह जाके बैठ जाती और अपनी आंखें बंद करती है। जिसके बाद देखते ही देखते उसके हाथ किसी ऑक्टोपस जैसे लंबे लंबे होने लगते हैं और शिप के बाहर चले जाते हैं, ताकि वो अपने ऑक्टोपस जैसे हाथों से उन लोगों से लड़ सके।
दूसरी तरफ वो सुप्रीम रोबोट, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो अपने हाथों को आगे करता है और वो हाथ सीधे उसके बॉडी से अलग होकर आगे बढ़ जाते हैं और सीधे उस शिप के अंदर एंटर करने लगते हैं। शाहिद और कार्तिक जल्द से जल्द उन दोनों हाथों को उड़ते हुए बीच में ही पकड़ लेते हैं। तुम्हें क्या लगा था तुम ताकतवर हो तो यहाँ कमजोर लोग हैं? हम भी ताकतवर हैं। शाहिद और कार्तिक चिल्लाते हुए कहता है और हंसने लगता है क्योंकि अब सुप्रीम रोबोट का हाथ वो लोग वापस तो नहीं करने वाले थे। दूसरी तरफ धरती ग्रह पे इस वक्त बड़े से आंख वाला मॉन्स्टर जिसके बहुत सारे टेंटिकल थे, वो अपने सामने एक फायरवॉल के ऊपर सवार एक इंसान को अपने तरफ आते हुए देख रहा था। देखते देखते वो एलियन तेजी से चिल्लाता जिससे वहां पर सभी के कान दुखने लगते हैं। कितने लोगों के कान से तो खून भी निकल आए थे, वो इतनी ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और देखते देखते वो अपना बड़ा सा टेंटिकल सीधे उसी ह्यूमन की तरफ घुमा देता है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने छोटे से हमले से मुझे रोक पाओगे? वो आदमी जो कि तेजी से फायरवॉल के ऊपर सवार होकर उसी एलियन की तरफ बढ़ रहा था, वो उसी एलियन को चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन वो एलियन उसके चेहरे पे स्माइल थी जैसे कि उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उल्लू बना सकते हो? वो इंसान भी मन ही मन सोचता है और तेजी से उस एलियन की आंखों की तरफ बढ़ने लगता है और अपने फायरबॉल के ऊपर से जंप कर जाता है, जिससे वो फायरबॉल सीधे जाकर उस एलियन की आंखों से टकराती है। लेकिन देखते ही देखते उस एलियन की आंखें जल के खत्म हो जाती हैं और अब वो देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगा था जैसे कि वो देख सकता है। वो आदमी उस एलियन के सारे टेंटिकल्स पे ध्यान देता है, जहाँ पर हर टेंटिकल के अंदर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए थे और उन छोटे छोटे डॉट्स के अंदर एक आंख मौजूद थी। हे भगवान, इसके सारी आंखों को तबाह करने के लिए बैठ भी गया अगर मैं, तो भी मुझे कम से कम एक दिन का टाइम तो लगेगा। इतनी सारी आंखें हैं इसकी, तो इसे रोको कैसे? वो आदमी इतना सोच रहा था, इतने में ही वो एलियन हंसते हुए अपने टेंटिकल को आसमान में उठाता है और देखते ही देखते उस एलियन के टेंटिकल्स में जो छोटे छोटे डॉट्स बने थे, वहाँ से बहुत सारे तेजाब की बूंद आसमान में फायर होती है और वो तेजाब की बूंद आसमान में जाके बारिश का रूप ले लेती है और हरे रंग की बारिश अब उन सभी के ऊपर बरसने वाली थी। सारे ह्यूमंस घर के अंदर छिपने की कोशिश करने लगते, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पर घर बहुत ज़्यादा कम बचे थे और बहुत सारी बिल्डिंग भी तबाह हो चुकी। इसलिए ही जो बिल्डिंग सेफ या फिर जो घर सेफ थे, वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमंस एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमंस थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ह्यूमंस बाहर ही रह गए थे और तेजाब की बारिश उनके कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स पे आके गिरी थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा धो रहा था और वहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे थे, वो भी दर्द के मारे। वो आदमी भी जो आसमान में था वो नीचे देखता, तो तुम ऐसे नहीं मारोगे। इतना कहने के बाद वो आदमी उन ह्यूमंस के बीच आता है और बीच हवा में फ्लोट करने लगता है। उसके पाँव के नीचे एक फायर बॉल थी जिस पे वो उड़ रहा था। देखते देखते वो आदमी अपने दोनों हाथों को बीच में लाता है और वहाँ पर एक बड़ी फायर बॉल तैयार होने लगती है जो कि आसमान में जाके फटती है और वो पॉइजन की बारिश जो आसमान में फैली हुई थी वो भाप में बदल के आसमान में ही उड़ जाती है। लेकिन देखते देखते वो फायर बॉल जो आसमान में थी वो अपने डायरेक्शन को बदलती है और सीधे उसी ऑक्टोपस वाले एलियन के पास जाने लगती है। वो एक आंख वाला एलियन जैसे ही वो फायर बॉल को अपने करीब आता हुआ देखता है, वो पीछे हटना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके पीछे के काफ़ी सारे बिल्डिंग तबाह हो जाते हैं। देखते देखते वो फायर बॉल सीधे जाकर उससे टकराती है और वहाँ पर सिर्फ ऑक्टोपस के टेंटिकल ही बाकी रह जाते हैं। उसके काफ़ी सारे टेंटिकल उड़ के लेफ्ट राइट जाके गिरे थे। एक टेंटिकल सीधे उन ह्यूमंस की तरफ ही बढ़ रहा था और वो आदमी भी काफ़ी ज़्यादा दूर था अपने फायर बॉल के साथ, इसलिए वो फायर ह्यूमन इन ह्यूमंस को बचा नहीं सकता। जब तक वो यहाँ आएगा तब तक ये बर्फ टेंटिकल सारे ह्यूमंस के ऊपर गिर चुका होगा और उन सभी की चटनी बन चुकी होगी। वो ह्यूमन तेज़ी से उड़ते हुए उस टेंटिकल को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसकी स्पीड उस टेंटिकल जितनी नहीं थी, मतलब वो टेंटिकल ऑलरेडी उन ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। नहीं, अगर ये सब हो गया तो यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं बाकी रह जाएगा, वो आदमी इतना कहता है। लेकिन अचानक से वो टेंटिकल बीच में से फाड़ दिया जाता है और उस टेंटिकल के काफ़ी सारे टुकड़े आसमान में ही हो जाते हैं और उन टेंटिकल के टुकड़ों के बीचों बीच उस आदमी को एक रेड एंड ब्लैक ग्रासहॉपर दिख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। ये बीस्ट तो खतरनाक है, लेकिन क्या ये जंगल सा है या फिर किसी का टीम किया हुआ बीस्ट है? वो ह्यूमन इतना सोचता है और उस बीस्ट के सामने जाकर लैंड करता है। तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्त, क्या तुम किसी के बीस्ट हो? वो आदमी उसी म्यूटेंट ग्रासहॉपर को देखते हुए कहता है। वो म्यूटेंट ग्रासहॉपर उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता है और लड़खड़ाते हुए जाकर एक जगह बैठ जाता है। ऑफकोर्स उस टेंटिकल को काटते जितना भी खून उस टेंटिकल से निकला था वो सारा खून ग्रासहॉपर के बॉडी पे ही गिरा था, जिससे अब उसकी बॉडी धीरे धीरे पिघल के जल रही थी और फिर से बहुत ज़्यादा धुआं भी निकल रहा था। ओह सुनो, ये किसका बीस्ट है? इसे जल्द से जल्द अपने न्यूरोकोर में लो वरना ये बचेगा नहीं। लेकिन कुछ देर तक वहाँ इंतजार करने के बावजूद
उस ग्रासहोपर का कोई भी मालिक बाहर नहीं आ रहा था और उस ग्रासहोपर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही थी। अरे कौन पागल है भाई यहाँ पर? अपने ग्रासहोपर को जल्द से जल्द अपने न्यूरोक्रोम में लो ना। मानता हूँ कि ये यहाँ मर भी गया तो वापस जिंदा हो जाएगा तुम्हारे न्यूरोक्रोम में जाकर, लेकिन ऐसा कर पाना सही नहीं लगता है। जल्द से जल्द इसे अपने न्यूरोक्रोम में लो। एक मिनट रुक जाओ, कहीं इसका मास्टर एक मिनट रुक जाओ, कहीं इसका मास्टर उस एलियन शिप पे तो नहीं? अगर ऐसा रहा तो ये ग्रासहोपर अगर यहाँ मरा तो ये वापस जिंदा नहीं हो पाएगा अपने मास्टर के बिना। अबे यार ये तो नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इसने इन सभी को बचाया है और ये इन सभी के सामने मर रहा है, क्या करूँ? वो आदमी इतना कहता है, जिसके बाद वो काफ़ी सारी पानी लाता है और उस ग्रासहोपर के ऊपर डालता है ताकि जो भी तेजाब ऊपर में उसका लगा हुआ है और पॉइजन लगा हुआ है वो सब कुछ साफ़ हो जाए। लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। थोड़ा बहुत तेजाब और पॉइजन साफ़ होने के बावजूद वो ग्रासहोपर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा था और उसने अपनी आंखें बंद भी कर ली थी। ऑफकोर्स वो जैसे जैसे अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मोटा कीड़ा ग्रासहोपर के कंधे पे बैठा हुआ था छिप कर, और उसे कोई देख नहीं सकता था। तुम ठीक हो? वो मोटा कीड़ा ग्रासहोपर से कहता है। ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक अपने आप को संभाल पाऊंगा। वो म्यूटेंट ग्रासहोपर इतना कहता है और आराम करने की कोशिश करने लगता है जिससे वो काफ़ी देर तक जिंदा रह सके। अचानक से ही म्यूटेंट ग्रासहोपर का एक हाथ गल कर उसके बॉडी से अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है और पूरी तरीके से एक लिक्विड में बदल जाता है। म्यूटेंट ग्रासहोपर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और अपनी आंखें बंद कर रखता है। दूसरी तरफ साहिद और कार्तिक ने उस सुप्रीम रोबोट के हाथ को पकड़ रखा था ताकि वो हाथ ज़्यादा परेशानी ना खड़ी कर सके। देखते देखते उस हाथ के अंदर से एक अजीब सी टिक टिक की आवाज़ आने लगती है। ये क्या हो रहा है? साहिद और कार्तिक इतना कहता है, उस हाथ को चेक करते हैं जहाँ पर एक टाइमर चल रहा था, वो भी 1 सेकंड का। देखते देखते श्योर, मैकडॉन और डीमन गर्ल जिस शिप में थे वहाँ एक धमाका होता है, लेकिन ऑफकोर्स उस शिप की हालत इतनी बुरी नहीं हुई थी। वो शिप अब भी चलने की हालत में थी। हमारी स्पीड कम हो गई है, अगर ऐसा रहा तो ये लोग हमारा पीछा करते करते। रसिता सभी से कहती है और सभी लोग समझ जाते हैं कि अब थोड़ा तैयार होने का टाइम आ गया है। रसिता ने अपने टेंटिकल से उन्हें रोकने की कोशिश की तो थी, लेकिन वो लोग बार बार रसिता के टेंटिकल से दूरी बनाए रख रहे थे, जिससे रसिता उनका कुछ ठीक से बिगाड़ नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद देखते ही देखते वो सभी ये देखते हैं कि रसिता दूसरे कामों में लगी है, जैसे कि शिप को कंट्रोल करना और बाकी सभी। इतने में वो सुप्रीम रोबोट उसके चेहरे पे स्माइल आती है और उसके बॉडी के अंदर से एक और हाथ बाहर निकलता है और उसके हाथों की जगह ले लेता है। जिसके बाद वो तेजी से उड़ते हुए सीधे शिप के अंदर एंटर कर जाता है और एक जगह खड़ा होने के बाद वो चारों तरफ देखता है जहाँ पर सभी उसे ही देख रहे थे। देखते देखते सुप्रीम रोबोट उस डायरेक्शन में अपने हाथ को मोड़ता है जहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमंस थे। वो वहाँ पर अपने हाथ को घुमाने के बाद फायर कर देता है, जिसके बाद ऑलमोस्ट वो लेजर कैनन जो कि सीधे ह्यूमंस की तरफ बढ़ रहा था, वो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही डेव उसके सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है। लेकिन ऑफकोर्स डेव को भी नुकसान झेलना पड़ा था। उसके बॉडी से हल्का सा खून निकलने लगा था और ऑफकोर्स वो अंजीरी अंदर तक थी। डीमन गर्ल जैसे ये सब देखती है वो तेजी से सुप्रीम रोबोट की तरफ बढ़ती है, लेकिन सुप्रीम रोबोट उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मैं क्या लगा था तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे? सुप्रीम रोबोट डीमन गर्ल को कहता, जो कि असल में श्योर के रूप में थी। देखते देखते डीमन गर्ल उसके चेहरे पर स्माइल आती है और जिस हाथ को उस सुप्रीम रोबोट ने पकड़ रखा था उस हाथ से 2 रंगों की बिजली निकलती है और सीधे उस सुप्रीम रोबोट के बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। लेकिन उससे सुप्रीम रोबोट का कुछ ज़्यादा बिगड़ नहीं रहा था। ऑलमोस्ट उसकी ताकत ही बनने लगी थी। उसका पूरा बॉडी देखने में अब ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। अबे पागल बच्चे, क्या कर रहे हो तुम उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। डेव चिल्लाते हुए श्योर से कहता है, जो कि उसमें डीमन गर्ल थी। लेकिन डीमन गर्ल के चेहरे पर स्माइल थी और रोबोट वो सुप्रीम रोबोट यही देख कर हैरान था कि आखिर श्योर स्माइल कर क्यों रहा है। अगले ही पल देखते ही देखते सुप्रीम रोबोट के बॉडी से बहुत सारे कांटे निकलने लगते हैं, जो कि ठंडा एलिमेंट से बने हुए थे और वो कांटे उसके ऊर्जे पुर्जे को अच्छे से तोड़ मरोड़ के बाहर निकल रहे थे। ये क्या? वो सुप्रीम रोबोट इतना कहता है और उसकी आंखें बंद पड़ जाती हैं, जिसके बाद तेजी में कार्तिक आता है और उसे लात मार के सीधे शिप से बाहर फेंक देता है। हाँ थैंक गॉड, चलो इससे अपने एलिमेंट को काबू करना आता है, वरना परेशानी हो सकती थी। कार्तिक श्योर की तारीफ करते हुए कहता है। दूसरी तरफ देखते देखते उस शिप की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके पीछे जो शिप मौजूद थे वो लोग सुप्रीम रोबोट को लेने के लिए रुक जाते हैं। देखते देखते वो लोग धरती ग्रह पर पहुंचने से पहले ही उनके शिप में एक धमाका होता है। ओह नो, ये शिप की तो। ऋषिता चिल्लाते हुए कहती है, क्या हुआ? देव चिल्लाते हुए कहता है, हम अपने फोस्टर सिटी नहीं जा पाएंगे, हमें पास के किसी सिटी में लैंड करना होगा। हम लोग वंसा सिटी में लैंड कर सकते हैं,
वो सबसे ज़्यादा सेफ जगह होगी। हम वहाँ के जंगल में लैंड करेंगे और किसी को कुछ होगा भी नहीं। एक काम करो, जल्द से जल्द 1 स्टार सिटी में कांटेक्ट करो और कहो कि वहाँ के प्रोटेक्टिव फील्ड को खोल दे। रिसिता देव से कहती है और देव अपनी जगह से कहीं चला जाता। देखते देखते कार्तिक रहा जहाँ पर बहुत सारे सिटीज दिख रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस, और उन सभी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जो कि नीले रंग की थी। देखते देखते उस लेयर में से एक लेयर खुल जाती है। वन स्टार सिटी, श्योर उसी वन स्टार सिटी को देखते हुए कहता है जहाँ से उसने अपनी शुरुआत की थी। देखते देखते वो सिटी की लेयर ऊपर से खुल जाती है और श्योर की शिप सीधे जाकर उसी वन स्टार सिटी के जंगल में लैंड करती है और वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे और काफ़ी सारे बिस्तों को मार भी देती है। देखते देखते श्योर, मैग्रॉन और डीमन गर्ल बाहर आते हैं। अच्छा, तो इसलिए ही ये प्रोटेक्टिव फील्ड यहाँ लगे हुए हैं ताकि एलियन सब पे हमला न कर पाए। और सारी ही प्रोटेक्टिव फील्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है जो कि हमारी सिटीज़ को प्रोटेक्ट करती है। और मैं यही सोचता था कि हम लोग इतने कमज़ोर हैं तो इतनी ताकतवर प्रोटेक्टिव फील्ड आखिर लगाई क्यों गई। श्योर बड़बड़ाते हुए कहता है और मैग्रॉन भी उसकी बात समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता है। लगता है हमारे धरती ग्रह को इन एलियन से ही बचाने के लिए सब कुछ किया गया था। चलो ठीक ही है, अभी के लिए तो हम लोग सेफ हैं, बस हमें 4 स्टार सिटी वापस जाना होगा। वैसे लीडर डेव, क्या हम लोग 4 स्टार सिटी मतलब जाएंगे या फिर कैसे जाएंगे वो तो बता दीजिए। मैग्रॉन देव को देखते हुए कहता, हमें इस शिप को लेके 4 स्टार सिटी जाना होगा क्योंकि ये शिप दूसरे के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। हम लोग मैनुअली ट्रैवल करके 4 स्टार सिटी जा सकते हैं लेकिन बिना किसी की नज़र में आए, और इस जंगल में हम लोग अपनी ताकत को पूरी तरीके से एक्टिवेट रखे हैं, लेकिन हमें सिटी में जाते ही अपनी ताकत को कम करना होगा ताकि किसी को भी हम पे शक ना हो। हम लोग सभी के सामने कमज़ोर बनकर रहेंगे, समझे, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। देव श्योर, मैग्रॉन और बाकी सभी को समझाते हुए कहता है और सभी लोग अपने सर को हाँ मिला देते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ आने लगती है। हे इस तरफ, ये लोग यहाँ पर हैं। एक आवाज़ वहाँ गूंजती है और काफ़ी सारे लोग वहाँ के जमा होने लगते हैं। तुम लोग कौन हो? एक आदमी उन सब की ताकत को दूर से सेंस कर पा रहा था, इसलिए उन्हें पता था कि ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन ये लोग ह्यूमन है तो जरूर ये लोग हाई रैंक सिटी से ही आए होंगे और इनके सामने उन्हें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग जरूर हाई रैंक सिटी से आए हैं, तो क्या अगर आप लोग हमें अपने स्वागत का मौका दे तो? एक आदमी उन्हीं लोगों को देखते हुए कहता, श्योर उस आदमी को जानता था। वो आदमी यहाँ का मेयर था और बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। देखते देखते वहाँ पर और भी कुछ लोग जमा होते हैं और वहाँ पर वो डॉन भी आया था जिसने एक बार श्योर की बहन को किडनैप कर लिया था। इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं। श्योर उसी डॉन को देखते हुए कहता, पिछली बार वो अपनी बहन के साथ चला गया था इसलिए उसे मौका नहीं मिल पाया था उस कमीने को सबक सिखाने का। दूसरी तरफ उस डॉन की नज़र श्योर की तरफ जाती। उस डॉन का नाम और कुछ नहीं बल्कि आदर्श अग्रवाल था। ये वही आदर्श अग्रवाल था जो कि विक्रम का डैड था और जिसे श्योर ने मारकर कोमा में पहुंचा दिया था। आदर्श अग्रवाल ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए अनन्या को किडनैप करवाया। अनन्या के बीस्ट को, जिससे अनन्या ने इतनी मुश्किल से बड़ा किया था, उसे म्यूटेशन वाला लिक्विड दे दिया था जिससे वो जिंदगी भर इवॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन उस बीस्ट की किस्मत अच्छी थी कि वो प्राचीन बीस्ट के खून से बना हुआ था जिससे आगे चलते चलते वो खुद ही ताकतवर बन सकता है। दूसरी तरफ आदर्श अग्रवाल की नज़र श्योर की तरफ जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगता है। ये लड़का आखिर जब से ताकतवर लोगों के साथ क्या कर रहा है? 2 स्टार सिटी चला गया, 3 स्टार सिटी में हीरो बन गया, तो इससे क्या होता है? आदर्श अग्रवाल श्योर से जलते हुए मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन अपनी जगह से गायब होते हैं और वो दोनों ही किसी के वहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। फ्लेयर भी वहाँ पहुँचता है जिसके बाद फ्लेयर देखते देखते अपने आर्मर को हटा देता है और डीमन गर्ल जो कि श्योर के रूप में थी वो फ्लेयर का रूप ले लेती है। ठीक है, अपने आइडेंटिटी में वापस आके अच्छा लग रहा है, श्योर डीमन गर्ल से कहता है। जिसके बाद वो लोग बाहर निकलते हैं और श्योर सीधे आदर्श अग्रवाल की तरफ बढ़ रहा था। अबे ओए, ये तो अपना श्योर है। ए श्योर, कैसे हो? एक आदमी श्योर को पहचानते हुए कहता, तो मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे? श्योर भी उन सभी से कहता। दूसरी तरफ कार्तिक, देव और बाकी सभी हैरान दिख रहे थे। एक मिनट रुक जाओ, तुम इन सभी को कैसे जानते हो? क्या तुम निचले सिटी में जाकर भी कुछ काम कर चुके हो, मतलब कुछ कारनामे वगैरह? तो देव श्योर को देखते हुए कहता, अरे नहीं, आप गलत समझ रहे। ये लड़का यहीं से तो इवॉल्व होकर आगे वाली सिटी में गया था। हमने इसे आखिरी बार 3 स्टार सिटी में ही गया देखा था। आप लोग 3 स्टार सिटी से ही आए हैं ना? वो आदमी देव को देखते हुए कहता और देव, कार्तिक, रिश्ता और बाकी सभी लोग श्योर को देख के हैरान हो जाते हैं। अरे यही नहीं, ये तीनों ही तो यहाँ से ही इवॉल्व होकर गए हैं। 4 स्टार सिटी से इवॉल्व होकर ये लोग 3 स्टार सिटी पहुँच गए। कितनी बड़ी बात है, हमारी सिटी का तो नाम रोशन हो गया। एक आदमी कहता है, मतलब ये तीनों ही 1 स्टार सिटी से इवॉल्व होते होते इतनी जल्दी और इतनी छोटी उम्र में 4 स्टार सिटी पहुँच गए हैं। देव
पीछे मुड़कर उन सभी से कहता, जो कि हैरानी से उन तीनों को ही देख रहे थे, हाँ हाँ हाँ, मैं फिफ्थ सिटी में ही हूँ अभी। श्योर अपने सर को खुजाते हुए उन सभी से कहता है। वो उन्हें ये नहीं बताता है कि श्योर फोर्थ सिटी में पहुंच चुका है, और वैसे भी 2-3 महीने बाद तो इन लोगों को पता चली जाएगा टूर्नामेंट के दिन। श्योर ये अच्छे से जानता था, इसलिए श्योर ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता था। श्योर सीधे आदर्श अग्रवाल के पास जाता है। कैसे हो आदर्श अग्रवाल, तुम्हारा बेटा कैसा है, जगा या नहीं, और अगर जग गया है तो मुझे से मिलना है। श्योर आदर्श अग्रवाल को देखते हुए कहता, लेकिन आदर्श अग्रवाल उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता और वहां से मुड़कर जाने लगता। इतनी आसानी से चले जाओगे, शुक्र मनाओ कि यहाँ पर सीनियर्स मौजूद है, वरना। श्योर मणिमत सोचता है और उस आदर्श अग्रवाल को वहां से जाते हुए देखते रहता है। चलो इसी बहाने यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे सीधा करना है। पिछली बार मैं अपनी बहन की वजह से सीधे टूर्नामेंट के बाद यहाँ से चला गया था और किसी को भी सबक नहीं सिखा पाया था, वरना। श्योर इतना कह रहा होता है, इतने में ही आसमान में एक धम की आवाज आती और श्योर जल्द से ऊपर देखता है, जहाँ पर 4 शिप और वही सुप्रीम रोबोट था जो कि सीधे उस खुले हुए फील्ड के अंदर एंटर कर गए थे। ये क्या, इस फील्ड को बंद होने में इतना टाइम क्यों लगता है आखिर, देखो फील्ड हट। देव चिल्लाते हुए कहता, ऑफकोर्स उस फील्ड के खुलने के बाद उसे बंद होने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता था, और उस 5 मिनट के अंदर ही ये लोग यहाँ टपक गए थे। शिट यार, अभी लोग अंदर आ चुके हैं, ये लोग कहीं। श्योर और बाकी सभी देव की बात जैसे ही समझते हैं वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं,